जय हिंद दोस्तों। अगर आप थोड़ा बहुत भी वैश्विक राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं या आप ये इस बात के ऊपर गौर करते हैं कि जो बड़े विकसित देश हैं या फिर जो विकासशील देशों की गिनती में पहले या दूसरे या तीसरे पायदान पर आते हैं, वो देश किस तरीके से जियोपॉलिटिकल जो उनकी एक चीज़ें होती हैं उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, अपने आसपास के देशों से किस तरीके से रिलेशंस मेंटेन करते हैं, तो एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान देंगे कि चाहे कितना भी बड़ा देश हो, अगर वो अच्छा कर रहा है, उसकी जीडीपी बढ़िया चल रही है, उसके यहाँ के लोग खुशहाल हैं, सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, ट्रेड वगैरह बढ़िया चल रहा है, तो वो एक कोशिश ज़रूर करता है कि उसके आसपास के देश जो हैं वो भी खुश रहें। क्यों? क्योंकि जो पड़ोसी देश होते हैं उनकी खुशी में ही हमारी खुशी होती है। अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर आपके घर के बाजू में जो आपके पड़ोसी रहते हैं उनके घर में पूरे टाइम अगर लड़ाई झगड़ा चलता रहे, तो उस चीज़ को आप किस तरीके से टैकल करेंगे? भाई ज़रूरी तो नहीं है कि आप उनके घर के जो आंतरिक मामले हैं उसमें जाके इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं होता कि कोई व्यक्ति उनके घर के इंटरनल मैटर्स में आके इंटरफेयर करे। कोई भी ये नहीं चाहता फ्रैंकली स्पीकिंग। और यही ची बात जो हमारे विकसित देश होते हैं, बड़े बड़े देश, चाहे आप अमेरिका की बात कर लीजिए, ब्रिटेन की बात कर लीजिए, जितने भी बड़े देश हैं, कोई भी ये नहीं चाहता कि भाई उनके आंतरिक मामलों में दूसरे देश जाकर इंटरफेयर करें। जैसे ब्रेग्जिट चल रहा था तब इंडिया ने वहाँ पे जाकर अपनी टांग नहीं अड़ाई। ठीक वैसे ही जब कश्मीर मामला आता है तब भी जो भारतीय गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट की पहले गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, तो ये साफ तौर पे कह देते हैं कि भैया ये भारत का आंतरिक मामला है, तो इस चीज़ से आप लोग दूर ही रहें तो बेहतर होगा। तो ये एक तरीका होता है कि भाई हम अपने आस पड़ोस के देशों में भी शांति बनाए रखें, जिससे कि हमारे घर में भी शांति पूर्ण रूप से बनी रहे और जो भी चीज़ें हमारी सुचारू रूप से चलनी चाहिए वो चीज़ें चलती रहें। जो फॉरेन कंट्रीज़ को जो वैक्सीनेशन करने का जो प्रोग्राम था, जो वैक्सीन बांटी गई है छोटे छोटे देशों को, वो भी इसी प्रोग्राम के तहत बांटी गई है कि भविष्य में आने वाले समय में जब भी हमको ज़रूरत पड़े तो हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि क्योंकि हमने इनकी बुरे समय में मदद करी थी तो वो भी हमारी मदद करेंगे। गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है। अब जो सबसे बड़ी एक बात आ जाती है वो ये कि म्यांमार भारत का एक पड़ोसी देश है और म्यांमार में भी क्या स्थिति चल रही है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया है। कई सारे मासूम लोग जो कि वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, उन लोगों में से कई लोगों की जान जा रही है। यूएन लगातार इसके ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए है और इसके ऊपर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे भी रहा है। पर इस बात से म्यांमार में जो तख्ता पलट किया गया है उसको करने वाले जो उनके शासक हैं, सैन्य शासक, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इन पूरी चीज़ों के बीच में अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो एक सवाल आपके मन में ज़रूर कौन रहा होगा कि भाई आखिर भारत इस मामले में क्यों कुछ नहीं बोल रहा। क्योंकि भारत, जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो भारत साउथ एशिया में एक बड़ा प्लेयर माना जाता है और ऐसे में जितने भी श्रीलंका, नेपाल, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, इस तरीके जितने भी छोटे छोटे देश हैं, इन सबसे ऊपर अपर हैंड भारत का रहता है। और ऐसे में माना जाता है कि वहाँ की राजनीति में भारत थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सकता है, मतलब बोल सकता है, कुछ कर वहाँ भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा ना इंटरनल मैटर्स में कोई नहीं चाहता कि सामने वाला व्यक्ति बोले। लेकिन जो ये म्यांमार वाली बात हुई है इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब इसको लेकर एक बहुत ही सुंदर आर्टिकल मुझे मिला तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए, जिससे कि जो मेरे मन में सवाल उठा था वो सवाल हो सकता है आप में से भी कईयों के मन में उठ रहा हो, तो दूर हो पाएगा इसके थ्रू। तो म्यांमार हिंसा, भारत की चुप्पी के पीछे आखिर मजबूरी क्या है? इसके लेखक हैं जुबीर अहमद साहब। ये 31 मार्च को प्रकाशित हुआ था। अब देखिए, म्यांमार में सैन्य प्रशासन के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन और अब तक 400 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत पर अमेरिका समेत दूसरे कई पश्चिम देशों ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करी है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस मामले में भारत सरकार अब तक खामोश है। म्यांमार में शनिवार को सेना की कार्रवाई पर औपचारिक रूप से अब तक भारत का कोई बयान सामने नहीं आया, जबकि भारत इमीडिएट पड़ोसी है, अमेरिका नहीं है। इस साल फरवरी में सैन्य तख्तापलट के बाद से थोड़ी बहुत प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन वो भी दबी दबी सी, मतलब खुले तौर पे किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, किसी बड़े राजनेता ने कुछ भी नहीं कहा है। इस मामले में म्यांमार से जुड़े मामलों के जानकार और म्यांमार में भारत के राजदूत रहे राजीव भाटिया कहते हैं कि म्यांमार भारत का पड़ोसी है, इसलिए ये दुविधा बढ़ जाती है। राजीव कहते हैं कि हज़ारों मील दूर अमेरिका जिस तरह प्रतिक्रिया जाहिर कर सकता है, एक पड़ोसी देश नहीं कर सकता। वो कहते हैं, देखिए, जब मेरे एक पड़ोसी के घर आग लगी हो तो मुझे तो सबसे ज़्यादा चिंता होगी, क्योंकि वो आग मेरे घर में भी आ सकती है। दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा है उसको उतनी चिंता नहीं होगी, उसके पास आज़ादी है, वो जो चाहे बोल सकता है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन जो कह रहे हैं वो पहले भी वही बातें बोल चुके हैं। 1988 में भी एक बार तख्तापलट हुआ था, उस समय की बात कर रहे हैं, और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो वो लोग अगर फिर से गलतियां दोहरा रहे हैं, इसकी उन्हें आज़ादी है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो अपने इतिहास को कभी नहीं भूलता।
राजीव भाटिया के अनुसार भारत की मजबूरी ये है कि म्यांमार भारत का पड़ोसी मुल्क है। वो कहते हैं कि यही एक बड़ी वजह है कि भारत क्यों खुलकर कोई पोजीशन नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी भारत ने हमेशा से ये कहा है कि वो म्यांमार में प्रजातंत्र को फलते फूलते देखना चाहता है। हमें ये देखना है कि जनता के दुख जल्द से जल्द दूर हो सके। भारत ने ये भी कहा है कि जनता के खिलाफ जो इतनी हिंसा हो रही है उसे शीघ्र समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि म्यांमार सरकार के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। और जब सरकार ही नहीं रही तो वहाँ पे संबंध किस बात के। राजीव भाटिया आगे कहते हैं कि म्यांमार की सेना के साथ भी हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, तो उनका इस्तेमाल करते हुए हमें जैसे भी हो सके इस देश की सहायता करनी चाहिए। डॉक्टर शामा मोहम्मद इसको लेकर ट्वीट करती हैं कि 2 months आफ्टर कूप इंडिया अटेंड्स मिलिट्री परेड इन म्यांमार आफ्टर द ब्रूटल क्रैकडाउन ऑफ द मिलिट्री जनता ऑन द पीपल ऑफ म्यांमार। दिस मूव विल बी परसीव्ड एज एन एंडोर्समेंट ऑफ द वायलेंस। इंडियाज कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक आइडियल्स विल बी कॉल्ड इनटू एक्शंस। खुद भारत में सरकार की इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि भारत उन 8 देशों में क्यों शामिल हुआ जिन्होंने 27 मार्च को नेपिडाओ में म्यांमार सशस्त्र सेना दिवस सैन्य परेड में भाग लिया। यह आयोजन उस दिन हुआ था जब सैनिकों की गोलियों से करीब 100 नागरिकों की मौत हो गई थी। आयोजन में भाग लेने वाले भारतीयों में भारत के प्रतिनिधि के अलावा पाकिस्तान, चाइना और रूस के नुमाइंदे भी इसमें शामिल हुए थे। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता शमा महमूद ने एक ट्वीट में कहा कि तख्तापलट के 2 महीने बाद भारत ने म्यांमार में सैन्य परेड में भाग लिया। म्यांमार के लोगों पर सेना की क्रूर कार्रवाई के बाद इस कदम को हिंसा का समर्थन माना जाएगा। लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर सवाल लगातार उठाए जाएंगे। अब रविवार को कई देशों के रक्षा प्रमुखों ने एक संयुक्त बयान जारी करके म्यांमार की हिंसक सैन्य कार्रवाई की निंदा की। अब मुझे एक बात यहाँ पे समझ में नहीं आती है कि भाई आखिर निंदा कर देने से होता क्या है। भाई जिसको जो करना है वो तो वो चीज़ करता ही है। हम लोग ये चीज़ यूपीए जो गवर्नमेंट थी उसके कार्यकाल के दौरान भी देख चुके हैं कि जब भी कोई भारत में कोई आतंकवादी हमला होता था और पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया जाता था तो हमारे पीएम बस ये कह देते थे कि हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उन निंदाओं का कोई असर हुआ नहीं और हमले बदस्तूर उस समय जारी रहे। बयान में कहा गया है कि कोई भी पेशेवर सेना आचरण के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करती है और उसकी जिम्मेदारी अपने देश के लोगों को नुकसान पहुंचाने की नहीं बल्कि उन्हें बचाने की होती है। भारत म्यांमार के मामले में बिल्कुल ही खामोश है, ऐसा भी नहीं है। 1 फरवरी को तख्तापलट के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके म्यांमार के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। बयान में कहा गया था कि म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए भारत हमेशा अपना दृढ़ समर्थन देता रहा है। हमारा मानना है कि कानून के शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बरकरार रखा जाना चाहिए। इसके अलावा 26 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार के मामले पर एक बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा था कि भारत म्यांमार के साथ जमीनी और समुद्री सीमा साझा करता है और यह शांति और स्थिरता का होना उसके हित में है। इसलिए म्यांमार के हालिया घटनाक्रम पर भारत द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हम इस बात से चिंतित हैं कि म्यांमार द्वारा लोकतंत्र की दिशा में पिछले दशकों में उठाए गए कदमों को कमज़ोर ना किया जाए। अब देखिए, चीन यहाँ पे ऑलरेडी बड़े पापा का रोल निभाना शुरू कर चुका है, मतलब कि उसने सुलह का एक हाथ बढ़ा दिया कि भैया हम सुलह करा देते हैं। दूसरी तरफ चीन ने म्यांमार के मामले में देश की सियासी पार्टियों और सैन्य प्रशासन के बीच सुलह कराने की पेशकश की है। हालांकि राजीव भाटिया के मुताबिक चीन को इसमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। वे कहते हैं, मेरे ख्याल से इसके सफल होने की 0% संभावना है। इतिहास बताता है कि जब भी इस क्षेत्र में समस्या खड़ी होती है चीन सबसे पहले सुलह कराने का प्रस्ताव रखता है। आपको याद होगा कि चीन ने रोहिंग्या और बांग्लादेश के बीच एक समझौता कराने की बात भी कही थी, लेकिन इसे 0 सफलता मिली थी। जानकार कहते हैं कि म्यांमार की जनता के बीच चीन के प्रति अच्छी भावना वैसे भी नहीं है। आम धारणा यह है कि भारत के प्रति लोगों के दिलों में अधिक प्यार है और निकटता भी है। ऐसे में भारत के लिए एक अच्छा अवसर है कि वो म्यांमार की जनता और लोकतांत्रिक पार्टियों की आवाज़ सुने और बातचीत के लिए उनकी सहायता करें। मगर 37 साल तक भारत के राजनयिक रहे राजीव भाटिया के मुताबिक ये इतना आसान नहीं होगा। उनके विचार में भारत को सावधानी के साथ कदम उठाना पड़ेगा, साथ ही चीन भी ऐसा नहीं होने देगा। वो कहते हैं कि म्यांमार में चीन जो कुछ करने का प्रयत्न करता है भारत उसका विरोध करता है और भारत जो कुछ करने की कोशिश करता है चीन उसका विरोध करता है। अब सुलह की जो कोशिशें चल रही हैं उसके बारे में जानकारों के अनुसार इंडोनेशिया के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व राष्ट्रों के संघ की तरफ से सुलह की कोशिशें जारी हैं और ऐसा संभव है कि अप्रैल के मध्य में एक शांति सम्मेलन का आयोजन हो। म्यांमार भी आसियान के सदस्य देशों में से एक है। इंडोनेशिया की मीडिया के मुताबिक आसियान की कोशिश यह है कि म्यांमार की सियासी पार्टियां और सैन्य अधिकारी एक मेज़ पर बैठकर आपस में बातचीत करें ताकि देश में फिर से लोकतंत्र की बहाली हो सके। राजीव भाटिया भी आसियान की तरफ से जारी कोशिशों का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि म्यांमार में इस वक्त जो झगड़ा चल रहा है वो सिर्फ बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। म्यांमार के नेताओं
और वहाँ के सैन्य अधिकारियों को मिलकर ही इस समस्या को सुलझाना पड़ेगा। अन्य लोग सहायता कर तो सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि उसको घुमाएंगे और सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। भाटिया आगे कहते हैं कि इस मामले में बीच बचाव कौन करा सकता है? ये अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, भारत या चीन नहीं करा सकता। हर एक की अपनी अपनी खामियां हैं, जिसका कारण वो ये नहीं करा सकते। अगर कोई ये काम कर सकता है तो वो है आसियान जैसा मंच। अच्छी किस्मत यह है कि इंडोनेशिया आसियान का नेतृत्व करते हुए अपनी तरफ से पहल कर चुका है। मैं समझता हूँ कि दुनिया को इसका पहला समर्थन करना चाहिए, दुनिया को इस पहल का समर्थन करना चाहिए था। इस तरह से ये पूरी बात जो है उठकर सामने आई है म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ था उसको लेकर। लेकिन भारत की प्रतिक्रिया के ऊपर जो लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे, मुझे लगता है कि मेरे इस विश्लेषण से और इस आर्टिकल के थ्रू वो सब काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। भारत एक तरह से अभी दोधारी तलवार पर बैठा हुआ है। अभी उसको ये चीज़ समझना होगा और बहुत केयरफुली समझना होगा कि वो इस पूरे मामले में कुछ करे या ना करे। ना करे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर कुछ करता है तो वो किसके हक में जाएगा, क्योंकि म्यांमार से भारत के अच्छे संबंध हैं। और अभी हालिया समय में जिस तरीके से चाइना ने एक पॉलिटिकली मूव करना शुरू किया है श्रीलंका में, पाकिस्तान में और बाकी पड़ोसी मुल्कों में, उसको देखते हुए भारत की यहाँ पर स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होगी। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता था वो आप लोग समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।